नमस्कार। NCERT क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर्यावरण रसायन, इसकी हम 2 क्लास पढ़ चुके थे। दूसरी क्लास में हम बात कर रहे थे स्मोक की, जिसको हम धूम कोहरा भी कह रहे थे। हमने जाना था कि यह स्मोक 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक स्मोक और एक फॉग। स्मोक मतलब धूम्र, फॉग मतलब कोहरा। धूम्र और कोहरे से मिलकर बना है धूम कोहरा। फिर हमने कहा था कि ये 2 प्रकार का होता है, एक जिसको क्लासिकल स्मोक कहा था। इस क्लासिकल स्मोक में वाटर वेपर्स के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड्स होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की वेपर्स इसमें मिल जाती हैं तो ये स्मोक बन जाता है। मैंने आपसे कहा था कि यह लंदन में सबसे पहले देखा गया था, इसको लंदन स्मोक भी कहते हैं। यह नम जलवायु में होता है, जहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है वहाँ यह इस प्रकार का स्मोक होता है, जिसको क्लासिकल स्मोक कहते हैं। क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित है, इसलिए यह रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, तो इसको हम रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं या अपचायक धूम कोहरा भी कहते हैं। दूसरा वाला जब हमने बात की थी फोटोकेमिकल स्मोक की, तो हमने कहा था इसमें अंतर ये था कि यह उष्ण क्षेत्र में मिलता है, वो नम क्षेत्र में मिलता है, ये उष्ण क्षेत्र में मिलता है। दूसरा हमने अंतर ये कहा था कि वहां पर तो उपस्थित थे सल्फर डाइऑक्साइड, जहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स उपस्थित होते हैं और साथ में हाइड्रोकार्बन्स। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और फॉग यानी कि जलवाष्प, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। ये क्योंकि इसमें ये सब चीजें प्रेजेंट है तो कैसा काम करता है, ये ऑक्सीकारक का काम करता है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीकारक धूम कोहरा या ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। यह लॉस एंजल्स में देखा गया था, इसलिए इसको लॉस एंजल्स स्मोक भी कहते हैं। तो हमने ये दोनों को जाना था, एक तो सामान्य धूम कोहरा और एक था प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। अब इस क्लास में हम बात करेंगे कि ये फोटोकेमिकल स्मोक बनता किस प्रकार से है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फोटोकेमिकल स्मोक से किस प्रकार से ये हानिकारक है, यह कैसे पर्यावरण पर और हम पर दुष्प्रभाव डालता है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस इसमें होती है, ये सब हमको इसमें गहराई से सीखना होगा। इसके अलावा इस क्लास में हम ओजोन के बारे में बात करेंगे, ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात करेंगे, ओजोन सतह के विरलीकरण के बारे में बात करेंगे कि ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, समताप मंडल में उपस्थित है, उस ओजोन का किस प्रकार से, ओजोन की परत का किस प्रकार से विरलीकरण हो रहा है, जिसको नाम ओजोन होल भी दिया गया है। इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ओजोन का डिस्ट्रक्शन या फिर ओजोन का डिप्लीशन किस प्रकार से होता है, उसमें क्या केमिकल रिएक्शंस है, उनको भी हमें सीखना होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन की, तो ये सब हमें इस क्लास में सीखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का निर्माण जीवाश्म ईंधन के दहन पर हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संकलन अभिक्रिया द्वारा NO तथा NO2 में परिवर्तित हो जाता है। बात समझो कि जब फॉसिल फ्यूल का दहन होगा या कंबशन होगा तो उससे हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एडिशन रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, NO2 में परिवर्तित हो जाता है। यह NO2 पुनः सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर NO तथा मुक्त ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि यह NO2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड में और नवजात ऑक्सीजन में, जिसको हम एटॉमिक ऑक्सीजन या मुक्त ऑक्सीजन कह रहे हैं, उसमें यह विघटित हो जाती है। ऑक्सीजन परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण यह ऑक्सीजन से संयोग कर ओजोन बनाते हैं। ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग करेगा और क्या बनाएगा, यह ओजोन बना देगा। ठीक है, यह ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया कर एक भूरे रंग की गैस NO2 देती है। ओजोन हम जानते हैं एक जहरीली गैस है, यदि यह हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ जाती है तो यह जो NO3 यानी कि ओजोन इससे रिएक्शन करेगी और NO2 और O2 बना देगा। तो अब हम हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या आ गए, हमारे पास आ गया एक तो NO2, एक आ गया ओजोन।
आया कैसे ये NO2 और ओजोन? हमने कहा पहले इनकी रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बना। ये कहाँ से आया? ये फॉसिल फ्यूल के दहन से आया, कंबस्जन से आया, और उस नाइट्रिक ऑक्साइड ने ओजोन से रिएक्शन की, जिससे कि वो NO2 में और O2 में कन्वर्ट हो गया। ये ओजोन कैसे बनी कि जब NO2 विघटित हुआ था NO में और O में, उस नवजात ऑक्सीजन ने, उस परमाणविक ऑक्सीजन ने किससे रिएक्शन की थी? ऑक्सीजन के अणु से रिएक्शन की थी और ओजोन बनाया था। और ये अब एटमॉस्फेयर में हमारे पास में क्या क्या हो गए? एक ओजोन और एक NO2। ये जो NO2 है और ओजोन है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोकार्बन का भी ऑक्सीकरण कर देते हैं, जिससे परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनता है। अब हाइड्रोकार्बन के रूप में मान लीजिए यहाँ पर मीथेन उपस्थित है, ओजोन उससे अभिक्रिया करेगी, ओजोन अभिक्रिया करके क्या करेगी? इसका ऑक्सीडेशन कर देगी, और ऑक्सीडेशन करने पर हम देख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है CH2O लिखा है, वो फॉर्मेल्डिहाइड है, और साथ में वाटर। इसके अलावा एक्रेल्डिहाइड बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH इसको एक्रेल्डिहाइड अथवा एक्रोलीन भी कहते हैं, और साथ में आपको जो दिखाई दे रहा है RCO3NO2, ये परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहलाता है। अब हमारे पास में क्या क्या चीज उपस्थित हो गई? हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड भी है, एक्रोलीन भी है, और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी है। ये किससे बना? कि ओजोन ने हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कर दिया था। इसके अलावा क्या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? ओजोन, और क्या प्रेजेंट है? NO2। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या क्या हो गया? NO2, O3 यानी कि ओजोन, ओजोन के अलावा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद में एक्रेल्डिहाइड, और साथ में परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। यहाँ आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये आपको डायग्राम में चित्र में दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ये ऑटोमोबाइल्स के, हम कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल के कंबस्जन से निकल रहे हैं और एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में वो आपको सूर्य का दिख रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बना रहे हैं? प्रकाश रासायनिक धूमकोरा या फिर फोटोकेमिकल स्मोग में कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ मिलता है? हमने कहा ये शुष्क जलवायु में मिलेगा, और इसमें क्या क्या इसमें प्रेजेंट रहेंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होगा, ओजोन होगा, इसके अलावा जो ये हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कर देता है, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन पर हमें मिला था फॉर्मेल्डिहाइड, हमें मिला था एक्रोलीन, और साथ में परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? प्रकाश रासायनिक धूमकोरा या फोटोकेमिकल स्मोग बनाते हैं। प्रकाश रासायनिक धूमकोरे का प्रभाव। प्रकाश रासायनिक धूमकोरे के घटक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। ये सब आपके समझ में आ रहा है? ओजोन कैसे बना, यह भी हमने रिएक्शन से सीखा। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके अलावा एक्रोलीन, अभी हमने देखा था ये हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से बन रहा है। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। ओजोन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड नाक और गले में जलन उत्पन्न करते हैं, ये इसके दुष्प्रभाव हैं। जहाँ फोटोकेमिकल स्मोक अधिक होगा वहाँ नाक और गले में जलन उत्पन्न होगी, क्योंकि ये श्वास के द्वारा अंदर जाता है। इसकी उचित सांद्रता से सर दर्द, छाती का दर्द, गला शुष्क होना, खांसी और श्वास अवरोध उत्पन्न होता है। यह रबर में दरार उत्पन्न कर देता है। ये क्या है? कोरोसिव नेचर का है। जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये कोरोसिव या संक्षारक प्रकृति का होता है, और रबर में क्या करता है? क्रैक्स क्रिएट कर देता है या दरार उत्पन्न कर देता है। यह धातुओं, पत्थरों, भवन निर्माण के पदार्थ और रंगी हुई सतहों का क्षय करता है। जैसे हमने पहले कहा कि कोरोसिव नेचर का है, तो कोरोसिव नेचर का क्या है? तो मेटल को भी डिके करेगा, मेटल यानी कि धातुओं में भी संक्षारण करेगा, पत्थरों को भी क्षय करेगा, भवन निर्माण में जो पदार्थ काम आ रहे हैं उनका भी कोरोजन होता है, और जो कलर्ड सरफेसेज हैं उनको भी ये डीकलर्ड कर देता है। ये रंगी हुई सरफेसों को भी, जो रंगी हुई सतह हैं उनको भी ये बदरंग कर देता है, उनमें भी क्षय करता है। ओजोन का विरचन एवं विघटन। समताप मंडल में प्रचुर मात्रा में ओजोन उपस्थित है। हमने पहले भी आपसे बात की थी, जब शुरू में पहली क्लास पढ़ाई थी तब हमने ये चर्चा की थी कि समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत अधिक मात्रा में ओजोन उपस्थित है, और यह वही ओजोन है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को आने से, पृथ्वी पर की सतह पर आने से हमें बचाता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों, जिसकी की तरंग दैर्घ्य 225 नैनोमीटर है, से हमें बचाती है, क्योंकि यह विकिरण त्वचा कैंसर यानी कि मेलानोमा का कारण बनती है। कल्पना करें कि यदि ओजोन नहीं होती स्ट्रेटोस्फीयर में, देखिए कितनी कल्पना करने की बात है, यदि नहीं होती
तो सीधी जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी हमारे ऊपर पृथ्वी की सतह पर आ जाती, और पृथ्वी की सतह पर आती तो हमें स्किन कैंसर क्रिएट करती, हमारी जो त्वचा है उसमें बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते। तो ये बहुत बड़ा वरदान है पृथ्वी पर कि इसके स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत सारी ओजोन उपस्थित है, और यह ओजोन पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण कर लेती है और हानिकारक विकिरणों से हमें बचाती है। पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन का विघटन कर देती हैं। ये आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से प्राप्त हो रही हैं उनकी उपस्थिति में ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में विघटित हो रही है। यह परमाणविक ऑक्सीजन ऑक्सीजन अणु से अभिक्रिया कर ओजोन बनाती है। यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया करके इसी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन में परिवर्तित हो रहा है। ओजोन ऊष्मागतिक रूप से अस्थायी होती है, अतः ओजोन के विघटन तथा विरचन में साम्य उत्पन्न हो जाता है। अब इस बात को आप गहराई से समझने की कोशिश करो कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, जैसे हमने कहा था स्ट्रेटोस्फीयर में यानी कि समताप मंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ओजोन ये तीनों उपस्थित हैं। अब सूर्य से क्या आ रही हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। वो अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर रही हैं? ऑक्सीजन अणु को 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं में विघटित कर रही हैं, और यह ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया करके ओजोन बना रहा है। तो ओजोन का निर्माण समझा है हमने इससे कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। पहली बात तो हमारे ये समझ में आ गई कि जब ऑक्सीजन का एक परमाणु जो अल्ट्रावायलेट रेज से प्राप्त हुआ था, उस ऑक्सीजन के विघटन से प्राप्त हुआ था, अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में जो है ऑक्सीजन के अणु से अभिक्रिया करेगा तो ओजोन बन जाएगी। लेकिन है क्या? ये ओजोन है अस्थायी। ये ओजोन आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने रिवर्सिबल का साइन बना रखा है, ये वन साइडेड नहीं है। जहाँ अल्ट्रावायलेट रेज लिखी हुई है उस पर उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा हुआ है। तो यह ओजोन पुनः विघटित हो जाती है किसमें? ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के अणु में और ऑक्सीजन के परमाणु में। तो एक साम्य स्थापित हो रहा है ओजोन के निर्माण में और ओजोन के विघटन में। यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ओजोन का निर्माण हो रहा है, यदि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो ओजोन का विघटन हो रहा है। इस प्रकार एक साम्य बना रहता है और उस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की एक निश्चित सांद्रता या निश्चित मात्रा बनी रहती है। अब आगे की बात समझें। वायुमंडल के कुछ घटक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिन्हें फ्रियोन्स भी कहते हैं, इस ओजोन का विघटन कर इस साम्य को प्रभावित कर देते हैं। देखो, जब तक ओजोन के बनने में और विरचन में और ओजोन के विघटन में दोनों में साम्य बना रहेगा तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तब तो ओजोन की जितनी सांद्रता होनी चाहिए वह वहाँ उपस्थित है। वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर की सतह पर आने से रोकेगी और उतनी कंसंट्रेशन या डेंसिटी उसकी हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन है क्या कि वायुमंडल में कुछ घटक, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिनका एक एग्जाम्पल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिन्हें फ्रियोन्स भी कहते हैं। ये ओजोन का विघटन कर देंगे, और जब ओजोन का विघटन कर देंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा था, जो साम्य स्थापित हो रहा था, उसको ये प्रभावित करेंगे। अब जैसे हम एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एग्जाम्पल लिया है CF2Cl2, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये कहाँ मिलता है? ये आपको याद हो तो पहले एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर्स में या परफ्यूम्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बहुत अधिक काम में लिया जाता था। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में जो हमें सूर्य से प्राप्त हो रही हैं, ये विघटित होकर क्या देगा? क्लोरीन का फ्री रेडिकल और CF2Cl फ्री रेडिकल। बात को बहुत गहराई से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आखिर ये हो कैसे रहा है। ये जो फ्रियोन्स उपस्थित हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपस्थित हैं, ये किस प्रकार से ओजोन को विघटन करते हैं और इस साम्य को प्रभावित करते हैं, उसको अभिक्रियाओं के द्वारा समझाया गया है। तो ये CF2Cl2 अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में क्या दिया? इसने क्लोरीन का फ्री रेडिकल दिया। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अब रिएक्शन किससे करेगा? ओजोन से। क्योंकि जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, वो बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं, वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, और वो क्रियाशील होंगे तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो किससे रिएक्शन करेंगे? क्योंकि हमने कहा था स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत अधिक मात्रा में ओजोन उपस्थित है। तो नाइट्रोजन तो एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, तो क्या करेगा? ये ओजोन से रिएक्शन करेगा और ओजोन से रिएक्शन करके ClO फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन बनाएगा। यानी कि ओजोन को उसने तोड़ दिया ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन के परमाणु में। वो जो ऑक्सीजन का परमाणु था उसने क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना दिया? ClO फ्री रेडिकल। ये ClO फ्री रेडिकल एक और ऑक्सीजन जो एटॉमिक ऑक्सीजन के रूप में प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करके Cl फ्री रेडिकल और O2 बनाएगा। तो इस प्रकार से
हमें बार बार क्या मिलते रहेंगे, Cl फ्री रेडिकल मिलते रहते हैं। फ्रीऑन केवल एक मॉलिक्यूल काम आया है, आप ध्यान से देखें यहाँ पर, लेकिन Cl फ्री रेडिकल का, क्लोरीन फ्री रेडिकल का जनरेशन बार बार होता रहेगा, क्योंकि जैसे ही ClO फ्री रेडिकल बनेगा वो ऑक्सीजन के एक और एटम, वो कहाँ से मिला था, वो मिला था हमें ओजोन के डिसोसिएशन से, ओजोन के विघटन से। वो इससे रिएक्शन करके Cl फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन दे देगा, और यह Cl फ्री रेडिकल वापस से ओजोन के, जो सेकंड वाली रिएक्शन आप देख रहे हैं उसमें एक अन्य मॉलिक्यूल जो ओजोन का आएगा उसको यह विघटित करने के काम आता है। अब समझे ओजोन छिद्र के बारे में, या ओजोन के विरलीकरण के बारे में, या ओजोन डिप्लीशन के बारे में। 1980 में यह जाना कि पृथ्वी की सतह के समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक 4% की धीमी परंतु स्थिर कमी आ रही है। इस बात को समझने की कोशिश करें कि है क्या। हमने कहा कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट है। ओजोन में ये 1980 के बाद ये जाना कि धीरे धीरे करके उस ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, उस ओजोन के घनत्व, उसका डेंसिटी कम होती जा रही है। वो 10 साल में 4% की दर से कम हो रही है। तो ये थी तो बहुत धीमी दर, लेकिन ये स्थिर बनी हुई थी। ये लगातार इसी प्रकार से 4% पर डिकेड, 4% प्रति दशक के हिसाब से ये ओजोन डिप्लीट होती चली जा रही थी। ओजोन परत का विरलीकरण होता चला जा रहा था। ओजोन परत के इस विरलीकरण को ओजोन छिद्र या ओजोन होल कहते हैं, जो अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर था। सर्दी के मौसम में अंटार्कटिका के ऊपर ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल बनते हैं। इन पर क्लोरीन नाइट्रेट जल योजित होकर हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। रिएक्शंस को समझने की कोशिश करो। ये जो ClO फ्री रेडिकल बना था, आपने देखा था, हमने बताया था रिएक्शन हुई थी जब उससे क्या हुआ था, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना था। क्लोरीन फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया था, ClO फ्री रेडिकल। यह NO2 से रिएक्शन करके ClO NO2 बना देता है। और इस प्रकार से ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये हाइड्रोकार्बन से भी अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोकार्बन का फ्री रेडिकल और HCl देगा। अगली रिएक्शन में देखें, हमें हाइपोक्लोरस अम्ल मिल रहा है। ये जो ClO NO2 बना, क्लोरीन नाइट्रेट, ये क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करके हाइपोक्लोरस अम्ल देता है और नाइट्रिक अम्ल देता है। HOCl का मतलब हाइपोक्लोरस अम्ल। और ClO NO2 HCl से रिएक्शन करके Cl2 और HNO3 देता है। ये सारी रिएक्शंस इस एटमॉस्फेयर में हो रही हैं जहां क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या मिला था, Cl फ्री रेडिकल मिलता है। अब क्या क्या मिला हमें, आप अंतिम दो रिएक्शन देखें। एक तो मिला हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl, एक मिला Cl2 क्लोरीन। गर्मी के दिनों में HOCl और Cl2 का प्रकाश द्वारा अपघटन हो जाता है। HOCl अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल दे रहा है, और क्लोरीन मॉलिक्यूल अपघटित होकर क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल दे रहे हैं। और यही क्लोरीन के फ्री रेडिकल वापस से किस्म करते हैं, ओजोन का डिप्लीशन करते हैं। तो इन रिएक्शंस को एक बार फिनोमिना के साथ गहराई से समझें कि आखिर ये है क्या। जैसे हमने कहा, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, ओजोन। ओजोन की एक निश्चित कंसंट्रेशन है, एक निश्चित डेंसिटी बनी हुई है। वो क्या कर रही है, सनलाइट को अर्थ एटमॉस्फेयर पर आने से रोक रही है। अब है क्या कि वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में पहले क्या हुआ, वहां ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। वो ऑक्सीजन डिसोसिएट हुई और क्या बनाया, ओजोन का एटम, ओजोन का एक परमाणु बना दिया। ये जो ओजोन का परमाणु है, ये क्या करेगा, आगे रिएक्शन करेगा और ओजोन को तोड़ देगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। पहली बात तो ये। दूसरा क्या, हमने कहा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कई ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो एनवायरमेंट में अनडिजायरेबल चेंज कर रही हैं और वो हानिकारक है। और वही कैसा काम करते हैं, प्रदूषण का काम करते हैं। जब कभी भी मानवीय क्रियाकलापों से अवांछनीय परिवर्तन होते हैं और वो अवांछनीय परिवर्तन हानिकारक होते हैं, तो वो प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। अब हुआ क्या, हमने रेफ्रिजरेशन का बहुत ज़्यादा काम लेने लग गए, एयर कंडीशन बहुत ज़्यादा काम में लेने लग गए, डीप फ्रीजर ज़्यादा काम में लेने लग गए। इन सब में पहले क्या भरते थे, आजकल तो लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस से इसको रिप्लेस कर दिया है। पहले इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भरते थे। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते थे, रेफ्रिजरेशन का काम करते थे। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ये डिके तो होता नहीं है, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है उसमें डिके नहीं होता, तो कहाँ जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर में। और स्ट्रेटोस्फियर में या समताप मंडल में जाकर यह विघटित हो जाता था और क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। हमने रिएक्शंस में देखा था क्या बन गया, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल। यह क्लोरीन फ्री रेडिकल
अब ओजोन का डिप्लीशन कर देगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल कहाँ से आया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। उसने क्या किया? ओजोन का डिप्लीशन कर दिया, ओजोन को डिके कर दिया, ओजोन का विघटन कर देता है, ओजोन का डिकम्पोजिशन कर देता है, और वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में और साथ में किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ये Cl से मिलकर ClO फ्री रेडिकल बना देता है। फिर ये NO2 से रिएक्शन करता है और फाइनली हमें क्या मिलता है? हमें HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल मिलता है। और ये हाइपोक्लोरस अम्ल ये जब विघटित होगा गर्मी के दिनों में सूर्य के प्रकाश में, तो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल एक बार जब एटमॉस्फेयर में आ गए तो ये बार बार किसका? ओजोन का डिप्लीशन करते रहते हैं, ओजोन का विघटन करते रहते हैं, जिससे कि वो जो गहरी परत थी वो धीरे धीरे करके कैसी होती जा रही है? उसकी सघनता कम होती जा रही है और सूर्य की किरणें जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचकर हमारे त्वचा में बहुत सारे विकार उत्पन्न कर रही हैं और त्वचा कैंसर में भी ये बढ़ावा दे रही हैं। जल प्रदूषण। जीवन के लिए जल अनिवार्य है। मानवीय क्रियाकलापों से जल प्रदूषित होता है। विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से प्रदूषण सतह तथा भौम जल तक पहुंच जाता है। जल प्रदूषण के कारण रोगजनक या पैथोजेंस। सबसे ज्यादा गंभीर जल प्रदूषक रोगों के कारकों को रोगजनक कहते हैं। यह जीवाणु तथा अन्य जीव हैं जो घरेलू सीवरेज तथा पशु अपशिष्ट द्वारा जल में प्रवेश करते हैं। मानव अपशिष्ट में एस्केरिया कोली, स्ट्रेप्टोकोकस फेसिलिस आदि जीवाणु होते हैं जो जठरांत बीमारियों का कारण होते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट। कार्बनिक पदार्थ, पत्तियां, घास, कूड़ा करकट आदि भी जल प्रदूषक हैं। जल में पादप प्लवकों में बढ़ोतरी भी जल प्रदूषण का कारण है। जरा इन दोनों बातों को हम और गहराई से समझते हैं। पहली बात तो जल हमारे लिए अनिवार्य है, हम सब जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अब धीरे धीरे करके जितने भी हम वाटर बॉडीज देख रहे हैं उनमें पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण उत्पन्न होता चला जा रहा है। यह प्रदूषण किस कारण से हो रहा है? यह प्रदूषण मानव क्रियाकलापों से भी हो रहा है और कुछ नेचुरल या प्राकृतिक सोर्स के कारण से भी हो रहा है। अब प्रदूषण में सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार हैं? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इसमें पैथोजेंस, जिनको हम रोग वाहक कहते हैं। तो जब कोई भी कूड़ा करकट या मानव अपशिष्ट को जल में बहा दिया जाता है तो उससे क्या होता है? वह जल प्रदूषित हो जाता है। और ये जो जल प्रदूषित जल चाहे हमारे मृदा में पहुंचे, उससे पेड़ पौधे बने या बड़े हों, या सीधा उसको हम मानवीय क्रियाकलापों में ग्रहण करें, तो हमारे लिए यह परेशानी का या हानिकारक हो जाता है। दूसरा है कार्बनिक अपशिष्ट। आप जानते हैं ये घास, कूड़ा करकट, पत्ती, पुराने पेड़ पौधे जितने भी हैं ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। ये भी जब इनका डिके होता है तो उससे बनता है हमें ऑर्गेनिक वेस्ट, और ये ऑर्गेनिक वेस्ट यदि जल में पहुंच जाता है तो यह भी कैसा काम करता है? जल को पॉल्यूट करता है, यानी कि जल को प्रदूषित करता है। एक बात और कि जल में पादप प्लवकों की बढ़ोतरी, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनकी जो बढ़ोतरी होती है वो भी जल प्रदूषण का कारण बनती है। बैक्टीरिया की अधिक मात्रा जल में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करती है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की प्रतिशतता कम हो जाती है। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm से कम हो जाती है तो यह जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा हो जाती है। इसको समझने की कोशिश करें। हम जानते हैं जल में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन घुली रहती है, उसे हम कहते हैं घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और ये वही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है जिससे कि जलीय जीव जंतु, पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। बात समझ में? जल में कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन घुली रहती है और यही ऑक्सीजन पेड़ पौधों के और जलीय जीवों के जीवन के लिए उत्तरदायी है। पहली बात समझ में आ गई? उसे हम कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या उसको हम घुलित ऑक्सीजन कहते हैं। अब दूसरी बात को समझने की कोशिश करो कि जल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट का, कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। इनमें अधिकतर क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स का विघटन करेंगे। कुछ पादप प्लवक हैं जिनका विघटन करेंगे। कौन करेंगे? बैक्टीरिया करेंगे। अब इन विघटन के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। उसे कहते हैं बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाते हैं। अब ये ऑक्सीजन आएगी कहाँ से?
ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ये बैक्टीरिया ग्रहण कर लेते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ये बैक्टीरिया ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद में उन फाइटोप्लैंक्टन्स का, उस ऑर्गेनिक वेस्ट का ये डिकम्पोजिशन करते हैं। तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा थी वो कम हो जाती है, और जब ये मात्रा कम हो जाती है तो जो जलीय जीव जो इस घुलित ऑक्सीजन पर ही जीवित थे उनके लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ गई? है क्या? बीओडी क्या है? बीओडी वह मात्रा है जो बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड है किसी भी फाइटोप्लैंक्टन को विघटित करने के लिए, उसको डिकम्पोजिशन के लिए। अब मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, उसमें ये फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। ये मात्रा बढ़ने के कारण से बैक्टीरिया को इनको ज़्यादा गठित करना पड़ रहा है। तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? घुलित ऑक्सीजन का, जो जल में घुली हुई है। तो जल में घुली ऑक्सीजन के लेने के कारण से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो वो किसके लिए खतरा हो गया? वो जलीय जीवों के लिए खतरा हो गया। तो हम कह देंगे ऐसा वाटर पॉल्यूटेड वाटर कहलाएगा, क्योंकि इसमें जल की सांद्रता कम हो गई है। तो जब बीओडी की मात्रा 6 ppm हो, ऐसा नहीं है, जो बैक्टीरिया वो कार्बनिक पदार्थों का विघटन तो करते ही रहते हैं। यदि 6 ppm या इससे कम है तब तक तो ये डिजायरेबल लिमिट है, ये परमिसिबल लिमिट है, ये इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तब तक हम कहेंगे जल प्रदूषित नहीं है। लेकिन बीओडी बढ़कर 17 ppm या इससे अधिक हो जाती है। बीओडी की मात्रा बढ़कर, यानी कि बैक्टीरिया को अब फाइटोप्लैंक्टन को अपघटित करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, ये बढ़कर 17 ppm या उससे भी ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या करेगी? ये अब उस जल को हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं, क्योंकि उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, और यह जलीय जीवों के लिए, जलीय पौधों के लिए हानिकारक हो जाती है। तो ये जल प्रदूषण का बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि जितने ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन प्रेजेंट होंगे वहाँ बीओडी उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतना कम डीओ होगा, उतना कम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी, और जितनी कम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी वह उतना ही पॉल्यूटेड वाटर होगा। इस वाली क्लास में हमने क्या क्या सीखा उसको हम समझें इस बार। हमने सबसे पहले जाना फोटोकेमिकल स्मोक जो बनता है उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनसे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैसे रेस्पॉन्सिबल हैं फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे रेस्पॉन्सिबल हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए। हमने ओजोन के बारे में जाना, ओजोन की सघनता के बारे में जाना, ओजोन कैसे डिप्लीट हो रही है, उसका विरलीकरण कैसे हो रहा है उसको हमने जाना। और उसके बाद फिर हमने बात की, अभी हमने बीओडी की बात की, हमने बीओडी या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात की, हमने जल प्रदूषण की बात की कि जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं? एक पैथोजेंस हैं जिनको रोगजनक कहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए यदि बीओडी बढ़ जाती है तो डीओ कम हो जाएगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और जितनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी उतना ही वह जल प्रदूषित होगा। तो जल प्रदूषण और जल प्रदूषण के कारणों के बारे में हमने जाना। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जल के अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या क्या हैं, कौन कौन से पदार्थों की कितनी सांद्रता जल में परमिसिबल है। फिर हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन की या मृदा प्रदूषण की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे हम हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में, जो आजकल बड़ा नया उभरता हुआ विज्ञान है।